नमस्कार साथियों, जीके भाई आरके सैनी सक्सेस नाम के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपके सामने आपको सिंधु नदी तंत्र, उसकी सहायक नदियों का एक बहुत अच्छा सा चार्ट समझाने वाला हूं। जो भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, उसको एकदम से क्लियर करने वाला हूं। मेरे साथ जुड़िए। तो अपन बात कर रहे हैं सिंधु नदी की। सिंधु जो नदी है, ये सिंधु नदी, इसका उद्गम होता है तिब्बत चीन के अंदर कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में स्थित मानसरोवर झील से। तो ये जो झील बनी हुई है, ये कैलाश श्रेणी के अंदर झील है और इस झील का नाम है मानसरोवर। तो जो मानसरोवर झील है, ये मानसरोवर झील है तिब्बत के अंदर, और तिब्बत है अपने चीन का हिस्सा। ये जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से ही अगर बात करें अपन, तो इसके इधर पूर्व दिशा के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी कैलाश मानसरोवर से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी उधर पूर्व दिशा के अंदर यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर असम के अंदर माजुली द्वीप बनाती है, असम का मैदान बनाती है। फिर बांग्लादेश में जाती है, जमुना के नाम से गंगा की जो सहायक, गंगा की जो एक शाखा है पद्मा में मिलती है, और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये भी कहां से निकलती है? मानसरोवर। तो जो मानसरोवर झील है, कैलाश जो श्रेणी है, उस कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील से नदी निकलती है। एक तो सिंधु नदी जो इस तरह से अपने लद्दाख के अंदर प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान के अंदर जाती है और अरब सागर में विलीन हो जाती है। अरब सागर, तो अरब सागर के अंदर विलीन होती है सिंधु नदी। उद्गम होता है मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी अगर क्रमशः अगर बात करें पर्वत श्रृंखलाओं की, जो पार हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पार हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर अगर अपन बात करें, तो सबसे ऊपर ये जो पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम काराकोरम है। तो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम, ये सबसे ऊपर है। फिर इस काराकोरम के बाद में लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। लद्दाख के बाद में ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये जास्कर है। और यहाँ मानसरोवर झील के जो पर्वत श्रेणी है, वो कैलाश श्रेणी कहलाती है। तो अगर कैलाश श्रेणी की अगर अपन बात करें, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, ये क्रम होता है अपनी पर्वत श्रृंखलाओं का। तो अगर अपन सिंधु नदी की बात कर रहे हैं, तो ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है, ये हुआ है कि कैलाश मानसरोवर झील से, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए, यानी कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक गार्ज बनाती है, और इस गार्ज का नाम है सिंधु गार्ज। तो सिंधु नदी का जो गार्ज है, वो कहलाता है सिंधु गार्ज। तो सिंधु गार्ज का निर्माण कौन करती है? सिंधु नदी करती है। और ये सिंधु नदी आगे बहती हुई अरब सागर के अंदर विलीन हो जाती है। सिंधु नदी की जो मुख्य सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है चिनाब। ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है मिठानकोट। मिठानकोट, और मिठानकोट है अपने पाकिस्तान में। तो मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर ये जो नदी है, इस नदी का नाम है चिनाब। तो यहाँ पर जो इसकी सहायक नदी है, वो है चिनाब। तो सिंधु की
जो मुख्य सहायक नदी है उस नदी का नाम है चिनाब। तो चिनाब जो नदी है वो मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर सिंधु में मिलती है और ये सिंधु की मुख्य सहायक नदी है। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर से, लद्दाख और जास्कर के बीच में ये प्रवाहित होते हुए काराकोरम के नीचे प्रवाहित होते हुए सिंधु घाट का निर्माण करते हुए ये अरब सागर के अंदर जाती है। अपन बात कर रहे हैं सिंधु नदी की, तो जो सिंधु नदी है उसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो है चिनाब। तो जो चिनाब है ये बाड़ा लाचला दर्रे से निकलती है, बाड़ा लाचला। तो बाड़ा ला वैसे दर्रे को कहते हैं, ला का मतलब ही क्या है, दर्रा है। जोजिला, बाड़ा लाचला, खाड़ दुंगला ये दर्रों के नाम है, तो ला दर्रों को कहा जाता है। तो बाड़ा लाचला जो दर्रा है यहाँ से उद्गम होता है चिनाब नदी का। तो चिनाब नदी का उद्गम होता है बाड़ा लाचला दर्रे से जो सिंधु की मुख्य सहायक नदी है। बाकी जो झेलम नदी है, ये जो झेलम नदी है ये है अपने झेलम, ये झेलम नदी है। ये जो नदी है ये नदी है अपनी रावी। ये जो नदी है ये नदी है व्यास। और नीचे नीचे जो नदी है ये नदी है सतलज। तो झेलम नदी क्रम से अगर बात करें तो सिंधु नदी, झेलम नदी, फिर अपनी ये नदी चिनाब नदी। तो बाड़ा लाचला दर्रे से निकलती है वो नदी कौन सी, तो चिनाब। तो अपन क्रम से बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी ये पार हिमालय या ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। अगर नदियों में बात करें तो सिंधु के बाद झेलम के बाद चिनाब के बाद रावी के बाद व्यास के बाद सतलज, ये क्रम से नदियां हैं। और सिंधु को छोड़कर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज पंजाब में बहती है और इनका दोआब सेक्टर होने के कारण पंजाब जो है उसका नाम पंजाब पड़ा। अब जो झेलम नदी है ये किसकी सहायक नदी है, चिनाब की। रावी नदी किसकी सहायक है, चिनाब की। व्यास नदी किसकी, सतलज। और सतलज किसकी सहायक नदी है, चिनाब की। तो चिनाब सभी नदियों का जल समेटते हुए मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर किस में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। रावी और व्यास एक ही जगह से इनका उद्गम होता है और ये जो दर्रा है ये दर्रा है रोहतांग दर्रा। तो जो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है, एक रावी नदी और एक व्यास नदी। रावी नदी चिनाब में मिल जाती है और व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है और फिर सतलज आगे जाके चिनाब में मिल जाती है और इनका उद्गम होता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। फिर अगर सतलज नदी के उद्गम की बात करें तो सतलज नदी मानसरोवर झील के नीचे राक्षस ताल से, राक्षस ताल, तो राक्षस जो ताल है ये भी अपने तिब्बत के अंदर है। तो राक्षस ताल तिब्बत से अपने सतलज नदी क्या करती है, उद्गम होता है। और सतलज नदी भारत के अंदर जो प्रवेश करती है इस दर्रे का नाम है शिवकिला। तो जो शिवकिला दर्रा है, तो शिवकिला दर्रा, ये शिवकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी भारत के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। और सतलज और व्यास का जो संगम कहलाता है, सतलज और व्यास का ये जो संगम है ये हरि के बैराज कहलाता है। ये जो जगह है इस जगह को अपन हरि के बैराज के नाम से जानते हैं। तो ये जो जगह है ये कहलाता है हरि के बैराज। तो हरि के जो बैराज है ये हरि के बैराज पंजाब में है। तो हरि के बैराज पंजाब से IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। 649 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान के लिए निकाली गई है और ये निकाली गई है हरि के बैराज पंजाब से, जो सतलज और व्यास नदियों का क्या है, संगम स्थल है। फिर इसके बाद में ये सतलज चिनाब में मिल जाती है। तो नदियों के उद्गम स्थल की बात कर रहा हूं मैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत,
ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में, सिंधु अरब सागर में जाती है। झेलम नदी है, इस झेलम नदी का जो उद्गम है बेरीनाग झरना है, और ये जो बेरीनाग झरना है और झील है, उस झील का नाम है शेषनाग। तो बेरीनाग झरना और शेषनाग झील, और ये है अपने J&K में। तो बेरीनाग झरना और शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से झेलम नदी का उद्गम होता है। बाड़ालाचला दर्रा से चिनाब नदी का उद्गम होता है, और रोहतांग दर्रे से रावी और व्यास का उद्गम होता है, एवं राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी राक्षस ताल से उद्गम के बाद शिवकिला दर्रे से भारत के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। झेलम नदी चिनाब नदी में, रावी नदी चिनाब नदी में, व्यास नदी सतलज में, और सतलज चिनाब के अंदर क्या करती है, विलीन होती है। अतः सिंधु की मुख्य सहायक चिनाब। आपको एक ध्यान रखना है, सबद स ब द, इन तीन से, शब्द से तीन जो परियोजनाएं हैं वो चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। तो चिनाब नदी के ऊपर शब्द स से सलाल, तो जो सलाल परियोजना है वो चिनाब नदी पर, ब से बगलीहार, ब से बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर, और द से दुलहस्ती, दुलहस्ती, तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, बगलियार परियोजना चिनाब नदी पर, और सलाल परियोजना चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। इस तरह से झेलम जो नदी है, इस झेलम नदी के ऊपर तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, और एक परियोजना है जिसका नाम है उरी परियोजना। तो तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना झेलम नदी के ऊपर, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी के ऊपर, रावी नदी के ऊपर रणजीत सागर बांध है। तो रावी नदी के ऊपर पंजाब में रणजीत सागर बांध है, जिसको कहीं कहीं थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो रणजीत सागर बांध, ये जो थीन बांध है, ये पंजाब में किस नदी पर है, रावी नदी के ऊपर है। व्यास नदी के ऊपर पोंग बांध है, तो व्यास नदी के ऊपर पोंग बांध, तो पोंग बांध, व्यास नदी के ऊपर रणजीत सागर बांध, थीन बांध, रावी नदी पर दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजनाएं चिनाब नदी पर, तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर। सतलज नदी पर दो जो परियोजनाएं हैं, एक का नाम है भागड़ा और एक का नाम है नांगल। तो ये जो परियोजना है ये भागड़ा परियोजना है, और ये जो परियोजना है इसका नाम नांगल परियोजना है। एक्चुअल में जो भागड़ा परियोजना है, ये भागड़ा जो परियोजना है ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, और नांगल परियोजना है ये रोपड़ पंजाब के अंदर है। तो भागड़ा परियोजना एवं नांगल परियोजना ये पंजाब के अंदर है, और किस नदी पर है, सतलज नदी के ऊपर है। तो ये कुछ परियोजनाओं की बात की मैंने आपको। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो कुछ स्थलों के बारे में बता रहा हूं। जैसे अपने झेलम नदी के किनारे के ऊपर कश्मीर का हृदय, भारत का जो हृदय है श्रीनगर, तो जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे के ऊपर है। अतः झेलम नदी के किनारे के ऊपर ही एक झील बनी हुई है, जिस झील का नाम है डल झील। तो जो डल झील है वो डल झील श्रीनगर में किस नदी का पानी डल झील में आता है, झेलम नदी का पानी आता है। यहाँ पर जो शहर है वो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे के ऊपर है। इसी झेलम नदी के ऊपर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वुलर झील भी स्थित है। तो जो वुलर झील है कश्मीर के अंदर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसको भी जलापूर्ति कौन करती है, झेलम नदी करती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। डल झील को जल की आपूर्ति झेलम नदी करती है, और झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना है। और झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग झरना शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है। और ये किसकी सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है।
चिनाब जो है बाढ़ालाचरा दर्रे से उद्गम होता है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब पर, बगलियार परियोजना चिनाब पर, सलाल परियोजना चिनाब पर। फिर चिनाब की एक सहायक नदी है रावी नदी, जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और इस रावी नदी रणजीत सागर जो बांध है, ठीन बांध है, वो रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। और रावी नदी के ऊपर अगर मैं आपको कहूं तो जो रावी नदी के ऊपर लाहौर जो कस्बा है, लाहौर पाकिस्तान का जो कस्बा है लाहौर, वो रावी नदी के तट के ऊपर है। एवं जो रावी नदी है, इसी रावी नदी के ऊपर जो सभ्यता डेवलप हुई है उसका नाम है हड़प्पा। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे विकसित हुई। लाहौर जो पाकिस्तान का जो शहर है लाहौर, वो रावी नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो व्यास जो नदी है, इसके ऊपर पोंग बांध बना हुआ है। सतलज नदी के ऊपर नांगल बांध है और सतलज नदी के ऊपर एक सभ्यता विकसित हुई है और उस सभ्यता का नाम है रोपड़। तो जो रोपड़ सभ्यता है पंजाब के अंदर, वो किस नदी पर विकसित हुई? सतलज नदी के ऊपर विकसित हुई। इसी रोपड़ में नांगल बांध बना हुआ है। वागड़ा नांगल बांध 226 मीटर ऊंचा है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर कोट दीजी, पाकिस्तान में कोट दीजी सभ्यता, चन्हू दड़ो सभ्यता और सबसे प्रमुख मोहनजोदड़ो, सबसे प्रमुख जो सभ्यता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में, चन्होदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में और कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के अंदर डेवलप हुई सभ्यताओं के नाम है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के अंदर रावी नदी के तट पर विकसित हुई। रोपड़ सभ्यता पंजाब के अंदर सतलज नदी के किनारे पर विकसित हुई। अब अगर आप ऐसे समझ पाए तो ऐसे समझिए कि दो नदियां हैं, इस तरह से जा रही है और अभी आपस में मिल रही है। इसके बीच का जो भाग है तो आब जल को कहते हैं और दो साइड से जल आ रहा है तो उसके बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। वो क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तो यहां पर जो इस नदियां हैं, इन नदियों के बीच का जो एरिया है वो दोआब क्षेत्र कहलाता है। तो दोआब क्षेत्र के अंदर मैं सीधा सा ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा कि जैसे ऊपर सिंधु नदी है, यहां जैसे मैं सिंधु नदी लिख रहा हूं तो ऊपर सिंधु नदी है। अब सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब क्षेत्र है इसको सिंधु सागर कहते हैं, सिंधु सागर। तो जो सिंधु सागर दोआब है, ये सिंधु सागर सिंधु और झेलम नदी के बीच का दोआब क्षेत्र है। अब झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब क्षेत्र है इसे चाज दोआब कहते हैं, चाज। तो चा से जैसे चिनाब और जैसे झेलम, तो चाज दोआब किस किस के बीच का है? झेलम और चिनाब के बीच का है। फिर रावी और चिनाब के बीच का जो दोआब है इसे रे से रावी और चे से चिनाब, तो इसे रेचना दोआब कहते हैं। तो रेचना दोआब रावी और चिनाब के बीच का दोआब है। अब रावी और व्यास के बीच का जो दोआब है तो इसको जैसे ब व्यास का और री रावी का, तो बारी दोआब है वो रावी और व्यास के बीच का दोआब है। अब व्यास और सतलज, तो इसे वैसे व्यास और से सतलज, तो इसे विस्त दोआब कहते हैं, विस्त दोआब। तो अगर मैं आपको अच्छे से समझाने की वापस से कोशिश करूं तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे सिंधु सागर दोआब है, ये सिंधु सागर दोआब किस किस के बीच में है? तो सिंधु नदी और झेलम के बीच में।
अगर मैं आपसे कहूं कि जो चाच दोआब है वो चाच दोआब झेलम और चिनाब के बीच में। अगर मैं आपसे कहूं कि जो रेचना दोआब है ये रेचना दोआब किस किस के बीच में, तो चिनाब और रावी के बीच में। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बारी दोआब है ये बारी दोआब किस किस के, तो रावी और व्यास के। और मैं आपसे कहूं कि जो विस्त दोआब है ये विस्त दोआब किस किस के बीच में, तो ये व्यास और सतलज नदी के बीच में है। एक जो प्रमुख जो क्वेश्चन है वो सिंधु नदी का, कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक, श्योक नदी। तो ये जो काराकोरम और लद्दाख के बीच से जो सिंधु में आके नदी मिल रही है, इस नदी का नाम है श्योक नदी, श्योक नदी। तो जो श्योक नदी है ये काराकोरम के नीचे और लद्दाख के ऊपर से किस में मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है। और सिंधु नदी के किनारे के ऊपर ही एक शहर बसा हुआ है जो वर्तमान में लद्दाख की राजधानी है और वो है लेह। तो लेह जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे के ऊपर है, लद्दाख पर्वत श्रेणी की तलहटी में बना हुआ है। तो सिंधु शहर, सिंधु जो नदी के किनारे के ऊपर लेह शहर जो लद्दाख की राजधानी है वो बना हुआ है। बहुत आसान चीजें हैं, वापस से मैं आपको बता रहा हूं, उनके उद्गम बता रहा हूं या जो क्रम है इनका वो बता रहा हूं कि सिंधु नदी मानसरोवर झील से, फिर झेलम नदी बेरीनाग शेषनाग झील से, फिर चिनाब नदी बाड़ालाचला दर्रे से, रावी नदी रोहतांग दर्रे से, व्यास नदी रोहतांग दर्रे से और सतलज नदी राक्षस ताल से इनका उद्गम होता है। इनके दोआब की बात करें तो सिंधु सागर सिंधु और झेलम के बीच में, चाच दोआब झेलम और चिनाब के बीच में, रेचना दोआब चिनाब और रावी के बीच में, बारी दोआब रावी और व्यास के बीच में और विस्त दोआब व्यास और सतलज नदी के बीच में। अगर अपन बात करें इनकी पर्वत श्रेणियों में तो काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत के नीचे श्योक नदी बह रही है जो सिंधु के अंदर मिलती है, फिर लद्दाख और फिर जास्कर, जास्कर और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी है, सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर से। अगर मैं दर्रों की बात करूं तो बाड़ालाचला जो दर्रा है यहां से उद्गम होता है चिनाब नदी का। रोहतांग जो दर्रा है यहां से दो नदियों का उद्गम होता है, रावी और व्यास का। और शिवकिला जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, इसमें सतलज नदी का भारत के अंदर क्या होता है, प्रवेश होता है। अगर शहरों की बात करें तो लेह शहर सिंधु नदी के किनारे के ऊपर, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे के ऊपर, लाहौर रावी नदी के किनारे के ऊपर और रोपड़ सतलज नदी के किनारे ऊपर। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर विकसित सभ्यता, रोपड़ पंजाब सतलज नदी के किनारे पर विकसित सभ्यताओं के नाम हैं। डल झील और वुलर झील जम्मू कश्मीर को झेलम नदी जल की आपूर्ति करती है। तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना झेलम नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में, दुलहस्ती परियोजना, बगलियार परियोजना और सलाल परियोजना चिनाब नदी के ऊपर, रणजीत सागर और थीन बांध रावी नदी पर, पोंग बांध व्यास नदी पर और भागड़ा नागल बांध सतलज नदी के ऊपर बने हुए बांध है। ये सिंधु नदी का एक तंत्र मैंने आपको समझाया है। जीके बाई आर.के. सैनी सक्सेस नाम के इस चैनल के ऊपर मैं आर.के. सैनी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अंतिम कदम तक मैं आपका साथ दूंगा। मेरे सभी वीडियो को देखिएगा, मैं सबको इंटरलिंक करके समझाता हूं। इसके साथ ही मैं भारत के राज्यों का, तो राज्य एक दिग्दर्शन जीके की नजर से एक सीरीज लेके आया हूं। मेरे सभी राज्यों को जो बच्चा अगर पढ़ लेगा, एक बार देख लेगा, तो पूरा जो जीके है वो जीके उसे यूं का यूं याद हो जाएगा। मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं समझाते हुए बच्चों को याद करा देता हूं। सिंधु नदी तंत्र समझिएगा इसको और कमेंट्स करके बताइएगा मेरी क्लास आपको कैसी लगी।